नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, श्रीलंका के अंदर एक नए राष्ट्रपति आ चुके हैं, अनुराग कुमारा दिशानायके। श्रीलंका को एक नई दिशा मिल सकती है अगर इन्होंने चाहा तो। इन शब्दों का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये लेफ्टिस्ट बताए जा रहे हैं, वामपंथी एक नेता बताए जा रहे हैं और एंटी इंडिया इनका विचार रहा है। तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार श्रीलंका के अंदर ये जो राष्ट्रपति बने हैं इसके क्या मायने हैं और भारत के लिए कहां तक प्रॉब्लमेटिक जो है वो हो सकता है। क्योंकि अब न्यूज़पेपर्स के अंदर ये चीज पब्लिश हो रही है कि लेफ्टिस्ट प्रो चाइना अनुरा दिशानायके इज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, इसलिए भारत को थोड़ा सा सतर्क और सावधान जो है वो रहना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति जो है वो हमेशा से एंटी इंडिया रहे हैं। चाहे हम लोग 1989 की बात करें, उस समय से लेकर आज तक इनकी पार्टी ने कभी भी भारत को सपोर्ट नहीं किया है, भारत की पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं किया है। अभी रिसेंटली एक ट्वीट जो है वो आया था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर कांग्रेचुलेट किया अनुरा दिशानायके को और यह भी कहा कि इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर इंडिया काम करता है और विजन सागर जो है इसको हम लोग अभी प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिसमें नेबर्स को हम लोग बहुत अटेंशन दे रहे हैं ताकि उनके साथ में रिलेशंस जो है वो काफी अच्छे मेंटेन हो सके। इसको लेकर वहां के राष्ट्रपति ने रीट्वीट किया और कहा, धन्यवाद दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी को फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड सपोर्ट। बेसिकली अब बात यह है कि ये जो व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बने हैं, इनसे पहले रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति थे। 2019 के अंदर इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, यानी 2022 में हुई थी। और 2019 के अंदर जो गोताबाया राजपक्षे थे वो राष्ट्रपति थे, लेकिन वो तो देश छोड़कर भाग चुके थे। अब 10th जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं अनुरा दिशानायके। तो ये अब रिप्लेस हो चुके। इनके जीतने के चांसेस थे, ऐसा लग रहा था कि ये जीतेंगे, लेकिन केवल और केवल 17% इनको वोट मिले हैं। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिरकार ये हारे क्यों, राष्ट्रपति की दौड़ के अंदर कितने लोग शामिल थे ये हम लोग देखेंगे और क्या पावर जो है वो राष्ट्रपति की होती है श्रीलंका के अंदर। लेकिन हम लोग थोड़ा हिस्ट्री को भी खंगालेंगे 2019 से लेकर आज तक की कि वाकई में श्रीलंका कौन से इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था और ऐसा क्या आया कि राष्ट्रपति के जो रेजिडेंस के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो घुस गए थे, वहां तक आग भी लगा दी गई थी और वहां के स्विमिंग पूल के अंदर, प्रेसिडेंट के स्विमिंग पूल के अंदर वहां के जो नागरिक थे वो नहाने के लिए पहुंच चुके थे। लेकिन उससे पहले 100 डेज का हार्ड चैलेंज। दोस्तों, ये जो हार्ड चैलेंज है वो वाकई में हार्ड है, हर किसी की बस की बात नहीं है। 100 दिन तक रूल्स को फॉलो करना, 100 दिन तक नो पोर्नोग्राफी, 100 दिन तक मेडिटेशन करना, 100 दिन तक एक्सरसाइज करना और 100 दिन तक एडवांस टेक्निक को इंप्लीमेंट करना, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। क्योंकि लगभग 3-3.25 महीने तक एक ही ट्रैक पर लेकर चलना तो ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये चैलेंज उनके लिए है जिन्होंने कंसंट्रेशन और फोकस को बहुत ज्यादा फील किया है। उनको लगता है कि यार बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है, वो इंप्रूव करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पोर्नोग्राफी के अंदर वो जूझ रहे हैं। हमारा ये चैलेंज उन तमाम व्यूवर्स के लिए है। चैलेंज कूपन कोड आप लोग जरूर यूज करना, जिससे आप लोग को डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल होगा। आप लोग चाहें तो 175 डेज का चैलेंज ले सकते हैं। बोला नहीं सर 100 दिन नहीं, हम आपको 175 दिन जो है वो कंप्लीट जो है वो करके दिखाएंगे। 100 डेज का चैलेंज प्लस 75 डेज का चैलेंज दोनों आप लोगों को आपको जो है वो करके दिखाएंगे। 10,000 MCQ का एक बैच चल रहा है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस आप लोगों को करवाई जा रही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हमारा मिनरल्स का टॉपिक शुरू होगा, तो डेली 4 PM पर हमारी क्लास होती है। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो जबरदस्त टॉपिक है, आप लोग जरूर उसको अटेंड कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले गोताबाया राजपक्षे के बारे में। 2019 के अंदर ये प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन श्रीलंका के हालात कुछ ऐसे थे कि इनको देश छोड़कर भागना पड़ा था। इन्होंने मालदीव के अंदर शरण लेने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन मालदीव ने इनकार कर दिया और फिर ये सिंगापुर चले गए थे मिलिट्री के जेट का इस्तेमाल करके। लेकिन गोताबाया राजपक्षे आखिरकार श्रीलंका छोड़कर भागे क्यों? क्योंकि उनके घर के ऊपर तो वहां के नागरिक जो हैं उन्होंने अधिकार कर लिया था, यहां तक कि उनका जो स्विमिंग पूल था वहां पर भी लोग नहाने के लिए पहुंच चुके थे। लेकिन आखिरकार ये श्रीलंका के हालात बने कैसे? दोस्तों, आप लोग को पता है कि श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत नेगेटिव के अंदर चली गई थी, क्योंकि इनका जो इकोनॉमी है वो लगभग 13% के आसपास डिपेंड करती है किसके ऊपर? टूरिज्म के ऊपर। और कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर टूरिस्ट आना बंद हो गए थे, जिससे इनको इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उसका सामना करना पड़ा था। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका था कि वहां के जो युवा थे, यूथ जो थे, वो काफी परेशान थे।
इसलिए वहां का यूथ ये सोच रहा था कि हमको अब एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो कि हमारी सुन सके, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को कहीं ना कहीं कम कर सके। और फिर उन्होंने दूसरा रुख किया और अभी उसका रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। तो गोताबाया राजपक्षे उसके बाद में अपना देश छोड़कर सिंगापुर जो है वो भाग चुके थे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखने को मिले थे, साथ में फूड क्राइसिस भी हम लोग को देखने को मिले थे श्रीलंका के अंदर। फूड क्राइसिस हुए क्यों? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो कि फूड क्राइसिस यानी कि फूड के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसीलिए हमारे यहां पर 1966 के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी। जो स्वामीनाथन है, हम लोग उनको श्रेय देते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये जो फूड की प्रॉब्लम्स थी, फूड ग्रेन की जो प्रॉब्लम थी, उसको जड़ से ही खत्म कर दिया था। आज हम लोग किसी से भी देश से ये इंपोर्ट नहीं करते, लेकिन श्रीलंका जस्ट इसका अपोजिट है। श्रीलंका के अंदर बहुत ज्यादा फूड ग्रेन जो है वो इंपोर्ट होता है। और खास तौर पर जब यूक्रेन और रशिया का वॉर था, तो उस समय जैसे ये शुरू हुआ था 2022 के अंदर, उसके बाद में श्रीलंका के अंदर जो वीट था, गेहूं था, इसका इंपोर्ट बंद हो गया और श्रीलंका फूड क्राइसिस के अंदर आ गया। जिस चीज की कीमत 100 रुपए होने चाहिए थी, वो आसमान छू रही थी 400 और 500 रुपए के आसपास। और इस कारण से फूड क्राइसिस का सामना जो है वो श्रीलंका को करना पड़ा था। इन तमाम कारणों की वजह से ही आज श्रीलंका के अंदर प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है, उसके अंदर एक नया चेहरा हमको देखने को मिल रहा है। श्रीलंका के अंदर अभी टोटल 39 जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान के अंदर उतरे थे, लेकिन 39 कैंडिडेट्स में से केवल 3 जो कैंडिडेट थे वो बड़े मजबूत थे। 3 कैंडिडेट्स के अंदर सबसे मजबूत कैंडिडेट जो सामने निकल कर आए हैं वो है अनुराग कुमारा दिसानायके, जिनको 42% वोट जो है वो हासिल हुए हैं। फिर है साचित प्रेमदासा, जिनको 32.76% वोट जो है वो हासिल हुए हैं। और रानिल विक्रमसिंघे, जिनका ये लग रहा था कि ये जो है इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन केवल इनको 17% वोट हासिल हुए। अब इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने 50% का आंकड़ा क्रॉस किया है। इसलिए श्रीलंका की पॉलिटिक्स के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि दोबारा से यहां पर वोटिंग जो है यानी कि वापस से गिनती करवाई गई है। एक्चुअली में जो सबसे पीछे होता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है और इसका जो वोट शेयर है वो 2 के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। और जैसे ही 2 के अंदर डिवाइड हुआ तो फिर ये 42 से आगे बढ़कर 55.8% पर आ गए थे। कौन? दिशानायके। इसीलिए प्रेसिडेंट जो है वो बन चुके हैं श्रीलंका के दिशानायके और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बधाई संदेश जो है वो भी पहुंच चुका है। लेकिन क्या वाकई में भारत के लिए एक बुरी खबर है? तो हम लोग कहेंगे बिल्कुल हां। भारत को कभी भी ऐसा राष्ट्रपति पसंद नहीं है श्रीलंका के अंदर जो कि वामपंथी हो, लेफ्टिस्ट हो, क्योंकि हमेशा से वो प्रो चाइना रहा है, चाइना का सपोर्ट करता हुआ मिला है। तो प्रो चाइना लीनिंग जो है वो रही है दिशानायके की। इन्होंने कभी भी जो है वो भारत को सपोर्ट नहीं किया है। डिड नॉट सपोर्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 13th अमेंडमेंट ऑफ द श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन। जब श्रीलंका की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 13 अमेंडमेंट किया गया था ताकि उस कंट्री के अंदर जो तमिल माइनॉरिटी है उनको कहीं ना कहीं एज मिल सके, सपोर्ट मिल सके, और इसको डिफेंड किया था। इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो दिशानायके ने अपने विचार दिए थे। और इसी बात से यह साबित होता है कि ये कहीं ना कहीं भारत के विरोधी हैं। दिशानायके की जो पार्टी है वो है जनता विमुक्ति पेरामुना, है ना। पेरामुना जो है वो इनकी पार्टी है। इज नॉन एज ए एंटी इंडिया एंड प्रो चाइना लीनिंग पार्टी। फाउंडिंग लीडर जो है उन्होंने भी कई बार इस चीज को दोहराया है कि 1980s के अंदर भारत के जो कदम हैं वो कैसे रहे थे, इंडियन एक्सपांशन के रहे थे। क्योंकि आप लोग को पता है कि तमिल एलम लिट्टे जो था वो काफी एक्टिव था और उसको मिटाने के लिए राजीव गांधी और जे.आर. जयवर्धने जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था जिसको हमने कहा था इंडो लंका अकॉर्ड 1987। और इसको अपोज किया था दिशानायके और इनकी पार्टी ने। और इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं साउथ श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि साउथ श्रीलंका के अंदर कहीं पर भी तमिल जो लोग हैं वो निवास नहीं करते हैं। वो तो नॉर्थ के अंदर निवास करते हैं, वहां पर रहते हैं, वहां के रेजिडेंट हैं। दिशानायके स्पोक्स अबाउट कैंसिलिंग गौतम अडानी 450 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। देखिए रिसेंटली क्या हुआ, गौतम अडानी ने एक प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया श्रीलंका के अंदर कि हम लोग यहां पर विंड प्रोजेक्ट लगाएंगे और यहां पर 450 मेगावाट की पावर जो है वो जनरेट करेंगे। इसमें गौतम अडानी के लगभग 300 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही
इन्होंने, दिशा नाइके ने कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो फिर इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैं कैंसिल कर दूंगा, जो कि भारत का प्रोजेक्ट कहां पर लग रहा है, श्रीलंका के अंदर। ये तमाम नीतियों को देखते हुए हमको ये लग रहा है कि ये वामपंथी जो नेता हैं, जो कि प्रो चाइना, चाइना की बोली बोल रहे हैं। खासतौर पर रिसेंटली आप देखिए मालदीव के अंदर क्या हुआ। मालदीव जो है वो अब चाइना का तोता बन चुका है, पपेट बन चुका है। जैसे जैसे चाइना कहता है वैसा वैसा ही वो करता है। अब भारत के लिए मुश्किलें इसलिए ज्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश देख लीजिए, मालदीव देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, ये सब जो है वो आज भारत के विरोधी हो चुके हैं। और हम लोग चाहे जितने भी हों, रिश्तेदार जो है यानी कि जो हमारे रिलेटिव्स हैं, उनको भले ही बदल सकते हैं, उनसे बोलना बंद कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इंसान का पड़ोस जो है वो बदलता नहीं है। इसलिए पड़ोसियों से बहुत अच्छे रिलेशन जो है वो रखने चाहिए। लेकिन भारत जो है वो आज दुश्मनों से घिरा हुआ है, चारों तरफ चौतरफा जो है वो आज वार भारत के ऊपर हो रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर बांग्लादेश को फिर भी हम लोग फेवर में कर सकते हैं, श्रीलंका के लिए थोड़ा टाइम हमको लगने वाला है। तो भारत की अब जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उसमें चेंज करने की जरूरत है। ये जो फोटो आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये बेसिकली दिशा नाइके ने मुलाकात की थी फरवरी 2024 के अंदर एस जयशंकर साहब के साथ में, जब वो भारत के अंदर विजिट करने आए थे। इससे पहले वो चाइना विजिट करके फिर भारत के अंदर आए थे। तो ये आप लोग नीतियां, पॉलिसी जो है इनकी देख सकते हैं। चलिए, तो आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आज हम लोग एक जबरदस्त टेक्निक को डिस्कस करने वाले हैं, जरूर इसको देखिएगा। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिससे आप लोग को डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल होगा। साथ ही में आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं। बोला नहीं सर 100 दिन नहीं, हम तो 175 डेज जो है वो लेकर चलेंगे। और 10,000 MCQ का बैच हमारा चल रहा है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। आज मेरी जो क्लास है 4 PM पर वो मिनरल्स की है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम लोग मिनरल्स जो है उसको पढ़ने वाले हैं। इसमें PDF और डेली MCQ भी आप लोगों को करवाए जाते हैं। क्विज होता है टेलीग्राम के ऊपर। तो आप लोग कूपन कोड 10,000 यूज करके डिस्काउंट के साथ में इसके साथ में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।